नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की एक पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की है। उन्होंने भी ईवीएम को लेकर के और बीजेपी को लेकर के निशाना साधा है। वहीं दूसरी खबर ये है कि संसद का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे जो है ये बताया है कि इस बजट सत्र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगर हम बात करें तीसरी खबर की, तो वह कुंभ से रिलेटेड कि कुंभ में जितनी मौतें हुई थीं उस दौरान उतनी बताई नहीं गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि जो वहाँ पे मौजूद थे उनका कहना है कि प्रशासन ने बहुत कुछ छुपाया है। उस पर हम बात करेंगे। और फिर अगर हम बात करें अपनी आखिरी खबर की, तो वो है दिल्ली चुनाव से रिलेटेड कि असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं और दोनों जेल से निकले हैं बेल पे सिर्फ इलेक्शंस के लिए। उस पर उन्होंने बहुत कुछ बोला। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद अमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शायद जिस तरह से हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान भी एमएनएस जो है इसने महायुति में जाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद फिर राज ठाकरे का एक बयान ये सामने आता है कि एकनाथ शिंदे की वजह से हमें महायुति में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि हम महायुति में जाएं। लेकिन अब जिस तरह से राज ठाकरे का बयान सामने है, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल नेताओं को सलाखों के पीछे डालने के बजाय उन्हें राज्य में मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया। वहीं ठाकरे ने पहली बार विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सुर से सुर मिलाते हुए बीते साल हुए जो वहाँ पे चुनाव हुए उसके नतीजों पे संदेह जताया। उन्होंने कहा ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जिस तरह से राज ठाकरे के बयान सामने आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में अभी नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि फडणवीस से जो है ये मिलेंगे ठाकरे और कहीं ना कहीं एमएनएस की और जो एंट्री है वो महायुति में हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों से क्या मतलब क्या समझ में आता है कि राज ठाकरे इस तरह से ओपनली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब वहाँ पे हो रहे थे चुनाव विधानसभा के, तो वो बहुत ही कम बोल रहे थे और बीजेपी के पक्ष में ही बोल रहे थे। देखिए, अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें देखा गया कि राज ठाकरे कैसे ज़्यादा क्या मतलब पूरी तरह से देखा जा रहा था कि उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पर कह लिया कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर उन्होंने जो अभी बात की, उसे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी ईवीएम पे संदेह जताया है। हम देखा कि जब इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद से कैसे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव है, विपक्ष है उसका खास मुद्दा ये भी रहा ईवीएम को हैकिंग को लेकर। लेकिन अभी जिस तरह से राज ठाकरे ने जो बयान दिया है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि आखिरकार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें इतने बड़ी अंतर कैसे हो सकते, क्योंकि देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में जहाँ 240 सीट पे बीजेपी थमती है, वही ये भी देखा गया है कि विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए वहां पे कैसे बीजेपी की जो सीटें हैं वो बढ़ी नहीं, जबकि वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई। इसी के साथ राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो अजीत पवार है उनकी उतनी सीटें कैसे, मतलब जो उनकी सीटें हैं वो 42 और सिर्फ जो शरद पवार है उनकी सीटें 10 ही कैसे मिली। अगर हम शरद पवार की बारे में बात करें या फिर अजीत पवार के बारे में बात की जाए तो कहा यह जाता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार है उनकी एक अच्छी पहचान है, एक अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि इंडिया घटक दल के वो अलायंस जो है उसके वो हिस्से में भी है और जब भी कोई बड़ी बात होती है, मीटिंग होती है तो उसमें शरद पवार को बुलाया जाता है। तो शरद पवार की उन्होंने इसलिए भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र में उनकी एक अच्छी भूमिका मानी जाती है। इसके बावजूद जो शरद पवार है उनको सिर्फ 10 सीटें मिलती हैं और अजीत पवार की बात की जाए तो उनको 42 सीटें मिलती हैं।
इसी के साथ जो राज ठाकरे हैं उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जिन नेताओं पे गंभीर आरोप लगाती है उनको जेल में डालने की बजाय उनको अपने पार्टी में शामिल करती है, और सिर्फ पार्टी में शामिल ही नहीं बल्कि उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाता है। तो राज ठाकरे ने तमाम कई तरह के आरोप लगाए हैं। वहां पे हालांकि बीएमसी इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसको लेकर जो सियासत है वो काफी वहां पे गरमाई हुई है। लेकिन अब जिस तरह से राज ठाकरे एक वक्त ऐसा था जो बीजेपी के समर्थन में बोला करते थे, और अब जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, इसको लेकर जो वहां का जो दल है या फिर कह लो जो और पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कई तरह के सवालों को घेरे में इनको ला रही है। और इनके बयान के बाद से कहा ऐसा जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद बीजेपी में और इनके बीच और भी फूट ज्यादा हो जाए। देखिए, राज ठाकरे की शायद अगर हम बात करें तो राज ठाकरे ने 2014 में या उससे पहले एक बयान दिया था कि मोदी जी जो हैं जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सबसे अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद फिर बीजेपी से इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने फिर बोला कि पीएम मोदी जो हैं बहुत ही मतलब सही काम नहीं कर रहे हैं। हम जब गुजरात गए तो ऐसा हमने देखा कि गुजरात में जो झोपड़पट्टी उनको ढक दिया गया, बहुत कुछ बोला गया। उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था। ये जो इनकी पार्टी है एमएनएस, ये कहीं ना कहीं अभी जो है अपनी वहाँ पे पकड़ बना नहीं पा रही, ना इनका एक भी एमएलए है ना कहीं कुछ है। तो ये इसी बहाने इधर उधर करके कभी कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि हम बीजेपी या जो वहाँ पे अलायंस है महायुति उसमें जाएंगे, लेकिन इनकी कहीं भी बात बन नहीं पा रही। नहीं, राज ठाकरे की अगर बात करें तो ये भी चाहते सॉफ्ट जो हिंदुत्व है उसकी राजनीति करना। आपने राज ठाकरे का बयान सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी सत्ता बनती है, हम सरकार में आते हैं तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। हाँ। तो तमाम तरह के इन्होंने भी विवादित बयान दिए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं उससे पहले बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। हाँ। और उसी का जो वोट बैंक है उसके सहारे बीजेपी जीत रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब राज ठाकरे को बीजेपी में उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है या फिर इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए अब ऐसे बयान देकर जो है कि अब चाहते हैं कि हम और किसी पार्टी में जगह बना पाए। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी, वो उनका पॉलिटिकल इश्यूज है। लेकिन अभी राज ठाकरे के जो बयान बदल रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज ठाकरे के पार्टी के भीतर या फिर कह लीजिए उनके सहयोगी दल है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही। अगर इसी बीच हम बात करें, संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र से पहले संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि इस तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। विश्वास से कह सकता हूँ कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देशवासी सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को स्वर्गीय विकास की दिशा में मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो है 3 चीज़ें ऐड की उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्वेंशन और जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें लेके हम आर्थिक समाज जो कि रोड मैप एक गतिविधि है उसको लेके आगे बढ़ना है। लेकिन शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी है, देश में महंगाई है, इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही हल्के अंदाज में बोल दिया है कि हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे, ये बजट नया विश्वास पैदा करेगा। लेकिन जब भी बजट आता है तो उसमें एक चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि मिडिल क्लास जो है उस पर ही मार पड़ती रहती है। जितने भी बजट आते हैं मिडिल क्लास जो है वही मारा जाता है। लेकिन जिस तरह से देश इस वक्त देश की जो इकोनॉमी वो जिस गति से आगे बढ़ रही है उसमें लग नहीं रहा है कि 2047 का जो संकल्प लेके चल रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए, अगर हम बात 2047 की करें तो ये तो बीजेपी का सबसे पुराना एजेंडा रहा है कि हम 2047 तक जो भारत है उसको विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि विकसित भारत बनाने के पीछे की जो रणनीति है क्या वो इससे तय होगी कि किस धर्म के कौन से लोग क्या कपड़ा पहन रहे हैं और क्या खा रहे हैं। अगर हम आज जो पीएम मोदी ने जो अपनी भाषण दिया उसके अगर हम कुछ बुलेटिन पॉइंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इस सत्र में विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनर्स्थापित करना है। नारी शक्ति की तो उन्होंने बात की, लेकिन वो शायद मणिपुर को अभी तक भी नहीं याद कर पाया कि वहां पे कैसे नारी को नंगे नाच नचाया गया, कैसे उनको रोड पे घुमाया गया। वो उस नारी शक्ति की बात नहीं कर रहे, उन महिलाओं उन युवाओं की बात नहीं कर पा रहे कि जो महिला अभी भी न जाने कितने यौन शोषण के खिलाफ अभी भी जंग लड़ रही है। यहाँ तक कि जिन पे ऑलरेडी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पे यौन शोषण के मामले दर्ज हैं, उन पे कोर्ट उन्हें दोषी ठहरा चुका है, उनको बार बार
पैरोल पे बाहर निकाला जा रहा है, तो वो इन नारी शक्तियों की या फिर इन अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े आयोजनों में उनके पोस्टर भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा, इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि युवा देश है, युवा शक्ति है। आज जो 2025 साल के नौजवान हैं, जब 2045 से 50 साल होंगे, तब तक वे विकसित भारत के सबसे बड़े लाभुक होंगे। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो अभी युवा है 20 से 25 साल के एज में, कल जब वो 40 से 45 साल के एज में होंगे तो जो विकसित भारत से उसके वो सपना देखेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अभी 20 से 25 साल के जो युवा हैं, अगर इनको रोजगार मिल जाए तो शायद 2040 से 45 के बीच जो विकसित भारत होगा उसके वो सपने शायद अपने खुले आंखों से देख पाएंगे। अभी तक तो जो युवा है वो बंद आंखों से जो रात में सपने, वही अपने सपने देख रहे और पूरा कर पा रहे कि हमें शायद रोजगार मिले। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो बजट सत्र है, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने की काम करने वाले कानून बनेंगे। 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। उन्होंने तो ये बात बोल दिया कि ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, लेकिन बजट आने के बाद ही जो जनता है वो तय कर पाएगी कि ये बजट में जो आम नागरिक है उसके लिए कितने फायदेमंद साबित हो रहा है। क्योंकि आमतौर पे देखें तो मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, ना कि जो यहाँ की युवा है, जो नौजवान है, उसकी मन की बात करते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो नया बजट है इसमें विश्वास पैदा होगा, लेकिन क्या ये विश्वास वो अपनी विश्वास बताना चाहते हैं या सच में जो आम जनता है उसके भी विश्वास की बात करते हैं। आमतौर पर देखें तो अभी किस तरह से देश में लगातार जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती जा रही है, हमारी जीडीपी जो गिर रही है, लेकिन अभी जिस तरह से पीएम मोदी ने भाषण दिया है और एक नए संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, 2047 का वो लगातार सपने दिखा रहे हैं, लेकिन इस 2047 के पीछे क्योंकि उनकी रणनीति क्या है वो भी शायद उनके साफ तौर पर पूरे वाजे करना पड़ेगा। और जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको भी ये बात बतानी पड़ेगी, उनको कह ले कि एक पाठ उनको पढ़ाना पड़ेगा कि 2047 तक अगर भारत या फिर हम अगर विकसित भारत के सपने देख रहे हैं तो ये विकसित भारत किसी धर्म को आगे बढ़ाकर या विवादित बयान देकर नहीं होगा, बल्कि काम करने से और देश के लिए जो बेहतर है उसकी रणनीति बनाकर आगे अगर हम चले तो शायद हम 2047 तक विकसित भारत के जो सपने देख रहे हैं वो शायद पूरा हो पाए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बोला कि इन्होंने बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि महिलाओं के जो वो है क्या बोलते हैं सशक्तिकरण पे हम बात करेंगे, वहीं मणिपुर वो नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन आप देखिए किसान अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें कुछ बिल भी पेश किए जाएंगे। तो इसमें कल ही एक बिल उनके जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वक्फ बिल वाला पूरा तैयार होकर के उनके पास गया, जिसपे अपोजिशन के जितने भी उसमें थे मेंबर्स जेपीसी में, उनका ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो उसके पक्ष में मेंबर थे उनका ये कहना है कि कार्रवाई सही हो रही मतलब हुई थी, लेकिन ये लोग बीच में जो है अपनी मतलब बीच में अड़ंगे लगा रहे थे, कुछ वहाँ पे असुविधाएं पैदा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि एक नहीं कई लोगों ने ये बात बोली है कि एक मतलब 600 कुछ पेजेस का था वो, और इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे का समय दिया गया कि उसके बाद आप ये रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि वक्फ बिल जो है उस पर इतना फोकस कर रहे हैं, और उसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि हर एक इंसान जो भी उसमें था जेपीसी में अपोजिशन वाला, वो यही कह रहा है कि हमें उतना वक्त दिया नहीं गया, हमारी बातों को सुना नहीं गया। कल्याण बनर्जी ने तो एक बार अपना हाथ भी, उनका हाथ भी उसमें क्या बोलते कट गया था, उनको इतना गुस्सा आया था कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा। तो जब वक्फ बिल पेश होगा तो उसमें अपोजिशन किस तरह से उसमें अटैक कर सकता है? देखिए, अगर अपोजिशन की बात करें तो जब से जेपीसी बनाया गया उसमें कहा यही गया था कि जो अपोजिशन की बात है वो सुनी जाएगी, उसके बाद से इस बिल पे आगे क्या कदम उठाया जाए वो पॉलिटिकल जो पार्टी है, फिर कह लें जो सरकार है, वो कदम उठाएगी। लेकिन अभी जब से बैठकें हुई तब से लगातार विपक्ष का ये आरोप रहा है कि जो हम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो सवाल ये भी कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है ऐसे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर आगे अगर आप बिल पेश कर देते हैं तो फिर उस विपक्ष का क्या ही भूमिका रह जाएगी, जिसकी आप न जाने उन पे कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो पैसे खर्च हो रहा है जो जनता का जो पैसा है उसे आप खर्च कर रहे हैं, खामखा उनको विजिट करवा रहे हैं, ना विजिट करवा कोई फायदा ही नहीं मीटिंग से। लेकिन अगर इनके आरोप जो है वो अगर बेबुनियादी है तो आप इन पर ठोस कदम उठाएं, कोई कड़ी जो नियम है वो इन पर लागू करें कि आखिरकार ये भी ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं या फिर जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन जिस तरह से जेपीसी को लेकर लगातार देखा गया जो टीएमसी सांसद है वो भिड़ते रहे,
जो एनडीए के जो वहाँ के सांसद, यहाँ तक विपक्ष ने यह भी कहा कि हमारे पक्ष की तरफ से एक भी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन वही अगर हम पक्ष की बात करें तो उनका यह कहना है कि विपक्ष जो है वो जो हमारी मीटिंग हो रही है उसको वो चलने नहीं दे रहा है। लेकिन अभी अगर हम जेपीसी की बात करें तो इस मुद्दे को भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। हम चाहे कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें या एमआईएम की बात करें, वो भी लगातार चुनावी मुद्दों में इस मुद्दे को भजाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वही विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी इसलिए इस चीज को और जल्दीबाजी करने की कोशिश कर रही है कि आगामी माफ कीजिएगा जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये चाहती है कि ये जो जेपीसी है इसको और हम जल्दीबाजी में इसको लेकर हम कोई ठोस कदम उठाए ताकि ये जो एजेंडा है वो जो दिल्ली की जनता है उस पर हम अच्छे से भुना सके। देखिए, जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ज़रूरी मुद्दे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात नहीं करते हैं, तो अभी इसी बीच प्रियंका गांधी का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो है वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, वो ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करते हैं जो कि हर आम इंसान से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों पे कभी बात नहीं करते। इस तरह आपने अभी जिक्र किया था मणिपुर का, मणिपुर के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, वो बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं, वो महंगाई पे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बात करेंगे सिर्फ जब इलेक्शंस आने वाले होंगे, कहीं रैली कर रहे होंगे तो कहेंगे हमने बोल दिया है, हमारी गारंटी है और हमने अभी तक अपनी सारी गारंटीज पूरी की हैं। इसी बीच अगर हम बात करें कुंभ की, शायद कुंभ हादसे में मरने वालों की संख्या 49 बताई जा रही है, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बताई जा रही है। कुंभ प्रशासन ने 24 अज्ञात लोगों की तस्वीरें जारी की हैं जो कि मर गए हैं। हादसे में इन 24 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल जो वहाँ पे 30 लोगों की मौत हुई थी, सरकार ने मतलब ये जो एक पूरा आंकड़ा दिया था, इसमें भी कई लोगों का ये कहना है कि आंकड़े सही नहीं है। वहीं बात ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मौजूद हैं या फिर जो वहाँ पे जो मौजूद थे या सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है कि कितने लोग आए थे ये आपने बता दिया, 5 करोड़ लोग आए थे, रोज़ाना गिन लिए जाते हैं, लेकिन कितने लोग मरे हैं उसके बारे में आप सरकारी आंकड़े जो पेश करते हैं उसमें जो गिनती है उसको कम बताते हैं, और वो भी 18 घंटे के बाद बताते हैं। जिस तरह से कुंभ की व्यवस्था है, कुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट है, जितने भी एमएलएज हैं बीजेपी के, वो सारे कुंभ में लगे हुए थे। जितने भी पुलिस फोर्सेज है वहाँ पे ज़्यादातर कुंभ में लगी हुई हैं, जितने भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस सारे कुंभ में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो लोग गए हैं उनका ये कहना था शुरू दिन से कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जाए। जिस तरह से रोड जो है वो ब्लॉक की गई है, वो ब्लॉकेज खुलना चाहिए वरना यहाँ कोई बड़ी समस्या हो सकती है। उसके बाद ये चीज़ें सामने हुई, घटना है, बड़ी घटना हुई। लेकिन इस पे योगी आदित्यनाथ फिर ये कहते हैं, कल एक संदेश जारी होता है कि अब कोई भी वीवीआईपी पास नहीं मिलेगा, जो भी कुंभ में आएगा वो एक आम नागरिक की तरह आएगा, नहाएगा और जाएगा। भीड़ आपको भी मिलेगी, भीड़ जिस तरह से आम लोगों को मिलती है। लेकिन अगर यही चीज़ आप पहले कर लेते, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को जिस दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा उस दिन वो जाएंगे कुंभ में नहाने के लिए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद उनका दौरा रद्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंभ में वीवीआईपीज या वीआईपीज के जो पासेस थे उनको रद्द कर दिया गया है। गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी अंदर, आपको पैदल जाना है। और जिस तरह से वहाँ पे भीड़ है उस तरह से अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों या कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है मिनिस्टर्स के लिए, तो वो नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह से कुंभ की चीज़ें सामने आ रही हैं, शाहिद कुंभ में अभी कल भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो वहाँ पे डेड बॉडीज थी उसमें नंबर लिखे हुए थे, उन नंबरों पे एक डेड बॉडी पे 54 नंबर लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि 54 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसमें भी आंकड़े स्पष्ट नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है अपनी अना की वजह से इन चीज़ों को छुपा रही है, वहाँ पे जो लोग गए हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका भी ये कहना है कि भाई अभी जो हालात हैं यहाँ पे वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से वहाँ के जो वहाँ पे क्या बोलते हैं जो बाबा जाते हैं बड़े बड़े, उनका भी ये कहना है कि अगर इतनी मौतें हुई थी आपको हम लोगों को बताना चाहिए था, हम लोग उस स्नान को एक दिन के लिए कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि उनके धर्म में ये है कि अगर कोई डेथ हो जाती तो एक दिन वो लोग खाना पीना नहीं करते। तो ये आंकड़े जो छुपाए गए, ये बातें छुपाई गई, इससे कहीं ना कहीं वहाँ के संत भी नाराज।
देखिए, अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ लगने से पहले देखा गया कैसे जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो किस तरह से इसको मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे दिखाने की कोशिश की, बहुत ही बड़े पर्दे पे दिखाया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और सभी तरह की जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। अब वही अगर हम कुंभ की बात करें तो जब पहली बार जब हादसा हुआ, उसके बाद जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है, देखा गया कि जब पहली बार मीडिया से वो लोग मुखातिब हुए तो वो इस घटना को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की है। जब वहाँ पे वीडियो लगे, वायरल हुए, 24 घंटे तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस चीज़ को कवरेज नहीं किया। जब वहाँ से वीडियो वायरल होने शुरू हुए तब जाकर कुछ हद तक वहाँ पे वहाँ की जो मृत्यु हुई थी या फिर जो हादसे हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई। अभी आपने कहा कि जो गवर्नमेंट, माफ़ कीजिएगा, जो पुलिस प्रशासन है उसके मुताबिक जो 49 लोग हैं उनकी मौत होने की पुष्टि हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़ा वहां पे और ज्यादा बढ़ सकता है और बढ़ा हुआ भी है। अगर हम वहां के वीडियोज की बात करें तो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने देखा वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लाशें हैं, देखा गया कैसे जो गाड़ी है वहां पर लाशें भर भर के ले जाए जा रहे थे। तो अगर सिर्फ 49 लोगों की मौत हुई है तो फिर वहां पे लाशें ज्यादा कैसे हो सकती हैं। वही ये भी दावा किया जा रहा है कि वहां पे जो भगदड़ हुई है, जो कहा जा रहा है कि जो संगम की तरफ भगदड़ हुई है, वहां पे जो लोगों की मौत हुई है, इसके अगर हम उलट बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे एक और जो है झोसी, वहां पर भी भगदड़ हुई है और वहां पे करीब 24 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस आंकड़े को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रही है। देखा गया कैसे एक मीडिया रिपोर्ट में बाकायदा उस चीज को चलाया गया, जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा है वो खुद कह रहे कि हमारे सामने कम से कम 3 से 4 जो लोग हैं वो अपनी दम तोड़ दिए। तो वहां पे तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने खुलकर आ रही है। लेकिन देखा गया कैसे जिस दिन भगदड़ हुई उसके अगले होकर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे उसकी खबरें ना दिखाकर वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और उनके ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। अगर वहां पे हम साधु संतों की बात करें, कुछ दिन पहले ही जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने ये भी कहा था कि जो वीआईपी कल्चर है उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं की गई। वहां पे जो श्रद्धालु जा रहे थे वो लगातार ये दावा कर रहे थे, यहाँ तक कि जो वहां पे बाबा है वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो वीआईपी कल्चर उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो रोड है वो ब्लॉक हो जा रहे हैं और भगदड़ मच जा रही है। लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और आखिरकार आगे चलकर के बड़ा हादसा हो ही गया, जिसमें अभी जो सरकारी आंकड़े उसमें यह बताया जा रहा है कि 49 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन हादसे के बाद अब जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो आखिरकार वीआईपी कल्चर जो है पास है उसको बंद कर दी है। वही अगर हम वही उत्तर प्रदेश है जहां पे लगातार धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, मस्जिद और मंदिर के मामले खड़े किए जाते हैं, वहां पे बाकायदा राजनीति होती है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये कुंभ चल रहा है, जो हादसे हुए उसके बाद से जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो मंदिर और मस्जिद और जो दरगाह है उसको खोल दिए गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है उनकी जो घर है वो भी खोल दिए गए हैं श्रद्धालु के लिए, और वहां पे जो जितने भी कोशिश की जा सकती है वो श्रद्धालु के लिए किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वहां की जनता को असल इशू पे बात न करके मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को भड़काने की पूरी तरह से कोशिश करती है। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है जो श्रद्धालु के लिए अपने घर तक खोल दिया है, वहाँ पे जो अनाज है या फिर जो भी मदद है खाने पीने की चीज़ें वो उनको मुहैया करा रहा है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो मंदिर मस्जिद के साथ साथ जो दरगाह हैं वो भी श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। लेकिन वही दावा ये भी किया जा रहा है कि आखिरकार जिस उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे ये पूरी जिम्मेदारी थी वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य छोड़कर वो दिल्ली पहुंची हुई है और वहाँ पर जनसभाएं कर रही है। हालांकि उनको ये होना चाहिए कि पहले जो कुंभ चल रहा है वहाँ पर जो जायजा है वो उसकी पूरी तरह से जायजा ले, वहाँ पर कामकाज करें। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन पे ज्यादा तवज्जो दे रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर वो दिल्ली सभाएं कर रही है। और इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार पूरी तरह से जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको घेरने की कोशिश कर रहा है और घेरना भी चाहिए, क्योंकि देखा गया कैसे जो वहां पे मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां की जो प्रशासन है उस पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। विजुअल में भी देखा गया कैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो छूट गए हैं, कैसे वहां पे आधार कार्ड से लेकर और भी जो उनके दस्तावेज है वो छूटे हुए हैं। तो अगर वहां पे भगदड़ नहीं हुई, ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, तो वो कागज किसके हैं जो अभी भी वहां पे गुमनाम की तरह बस वहीं पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से अभी बात की आपने कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए प्रचार करने के लिए। जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया है। आप इतना बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को इतना आगे लेके जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आप जिस दिन ऐसी घटना हुई है और वो भी एक कुंभ जो कि
एक कहीं ना कहीं बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई है, उस पर आप ये कह रहे हैं पहले तो कि राजनीति मत करो, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दो। वहीं उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं जिनका ये कहना है कि कुंभ इतनी बड़ी जो है वो है जगह है, इतनी मतलब जो वो क्या बोलते हैं वहाँ का आयोजन है वो बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते, तो इन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो उसमें ऐसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड खबरें ये भी आ रही थी बीच में कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वो नहीं हटे और बीजेपी को उन्हीं से फ़ायदा है। अब आप ये भी देखिए कि जब भी कहीं पे किसी की भी डेथ होती ऐसी घटनाओं में, जिस तरह से हमने देखा कि हाथरस में बाबा की जो एक गया था वहाँ भगदड़ मची थी, चार्जशीट में उसका नाम तक नहीं आया। उस भगदड़ में बाबा को बचा लिया गया, बाकी कुछ लोगों को उसमें नाम दे दिया गया। और इस गवर्नमेंट को कोई भी मरता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। अभी हम बात ये होती कि सनातन धर्म या हिंदू लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, तो आप इन चीज़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट या जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो प्रधानमंत्री या जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी चेयर चाहिए, बस वो कुर्सी को, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे या ना रहे। अब जिस तरह से बजट पेश होने वाला है, उस बजट पेश होने के बाद ये देखना है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। वहीं अगर हम अभी बात कर रहे थे दिल्ली की, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां वहां पे एक्टिव हो गई हैं। कांग्रेस भी एक्टिव है, बीजेपी भी एक्टिव है, आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है, एमआईएम भी एक्टिव है। एमआईएम का ये कहना है कि हमारे जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में हैं और उनको वहाँ की जो आवाम है मुस्तफ़ाबाद और ओखला की, वो जो वहाँ की आवाम है उससे हम ये अपील करते हैं कि आप हमारे कैंडिडेट्स को वोट दीजिएगा। 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। जिस तरह से दिल्ली का भी माहौल चल रहा है, कल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पे तंज कसा, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे तंज कसा, बीजेपी ने कांग्रेस पे तंज कसा, आम आदमी, ये सारी चीज़ें चलती आ रही। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में इस वक्त यमुना को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है कि यमुना का पानी गंदा है, आपको 10 साल हो गए, आपने यमुना साफ़ नहीं की। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जब भी चुनाव आता तो कहते हैं हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि यमुना साफ़ हो। ये सारी चीज़ें चले, लेकिन एक चीज़ और अभी जहन में आती है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी पहली बार, उस दौरान एक नमामि गंगे करके काम स्कीम चलाई गई थी, इसमें गंगा को साफ करना था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स ऐड थे, उमा भारती भी ऐड की गई थी, उसमें एक्टिव थी उस वक्त। लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट कहाँ गया है, गंगा साफ हो ही नहीं। आप देख सकते हैं शायद कि जो बनारस है, बनारस में गया हूँ 2-3 बार, बनारस में जो है गंगा की सफाई को आप अगर देखेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। जिस तरह से आप बताते कि बहुत पवित्र स्थान है, पवित्र जल होता है इसका, लेकिन उसमें इतनी गंदगी पड़ी हुई है। जिस तरह से अभी हम कुंभ में देख रहे हैं, कुंभ में कुछ लोगों का ऐसा भी वीडियो सामने आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी है कि कोई बैठ नहीं सकता है, यहाँ पे लोगों ने पता नहीं कितनी गंदगी की हुई है, हर चीज़ वहाँ फैली हुई है, सफाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों केजरीवाल पे यमुना को लेकर के निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर नदी में प्रदूषण के मुद्दे को उठाया और आप संयोजक केजरीवाल को इसमें डुबकी लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि यमुना की भयावह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की सरकारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के संगम का नतीजा है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वाल्मीकि बस्ती में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने यमुना के पानी को दूषित होने दिया और
दिल्ली के लोगों को वो पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। आप देखिए जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, मेन मुद्दे जो हैं, जो कि रोज़गार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, वो अब पानी पे चले गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में। इसी कड़ी में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद में अपनी पार्टी के प्रत्याशी ताहिर हुसैन के लिए कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन से मुलाकात हुई और उनके हौसले बुलंद है, वो मुस्तफाबाद की जनता की खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 5 साल जेल में बंद शख्स ताहिर हुसैन का अदालत इंसाफ करेगी। आपको अपने वोट से ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाना है। ओवैसी ने कहा कि आपको तबाह बर्बाद करने के मंसूबे रखने वालों को कामयाब नहीं होने देना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है, वोटिंग होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो ओवैसी दिल्ली में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओवैसी जो वहाँ पे चुनावी जनसभा की, उसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा और उन्होंने ये कहा कि एक तरफ जो केजरीवाल है वो भी पैसे का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी भी पैसों मतलब जो महिला सम्मान है उसको देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ना किसी को 15 लाख रुपए मिले और न 2 करोड़ जो नौकरियां देने की बात हुई थी वो मिले। अगर हम ओवैसी की बात करें तो उन पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके आने से जो यहाँ पे बीजेपी जीत जाएगी, तो उसका ये जो वो कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिरकार चंडीगढ़ में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिली, फिर वहाँ पे बीजेपी कैसे जीत रही है। हरियाणा का भी वो लगातार हवाला दे रहे कि हरियाणा में हमने नहीं लड़ा तो फिर वहां पे आखिरकार बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे बन गई। तो ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहते हैं, लेकिन 5 तारीख और 8 तारीख को ही तय हो पाएगा कि आखिरकार एमआईएम की जो चुनावी लगातार रैलियां थी उस पर जनता कितना भरोसा जताई और क्या आम आदमी पार्टी की जो अभी रणनीति है वो 8 तारीख को सफल हो पा रही है या नहीं। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किस तरह से यमुना आगे साफ होगी, या उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, या फिर उस शीश महल में कौन जाएगा, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों केजरीवाल पे निशाना साधते रहते हैं कि सीएम का शीश महल को लेकर के जो चीज़ें पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।